देखिए जी, बात तो वो बनाने ही नहीं चाह रहे। सबसे बड़ी बात है, 5 मीटिंगें उन्होंने करी हैं। देख कर इधर इन 5 मीटिंगों में उन्होंने, आपने देखा होगा कि किसान जो मांग कर रहे हैं उसको लेके तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया ना। उन्होंने मेन ध्यान दिया है सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को दबाया जाए, आंदोलन को खत्म किया जाए। तो किसान आंदोलन को हम तो इस तरीके से देखते हैं कि मोदी सरकार जो है वो लगातार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे लोगों की जाने जाए। नोटबंदी में 100 से 150 लाशें मिली लोगों को, जीएसटी में व्यापारी छतों से कूद गए, लॉकडाउन में हजारों आदमी सड़कों पे बेघर हो गए, मर गए, खप गए, और आज इस आंदोलन में भी 13 आदमी अब तक मर चुके हैं। ये मौत के सौदागर है सरकार। इनका मेन काम क्या है? ऐसी नीतियां बनाओ आम जनता पब्लिक जो है वो मरती चली जाए। ये मौत की सौदागर को अगर हम कहें कि मौत के सौदागर बैठ के गद्दी पे, तो कुछ गलत नहीं होगा। इस आंदोलन में अब तक 13 मौतें हो चुकी हैं और अब जाने कितनी और होंगी। इस आंदोलन को हम सिर्फ मौत के सौदागर की नीतियां मानते और कुछ नहीं मानते। सर वो कह रहे हैं कि ये नकली है किसान। ये अच्छा, इधर देखो। अब एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि ये किसान ये नकली है। हम नहीं कह रहे, 1.5 लाख सरकार कह रही है। सरकार कह रही है। अगर सरकार कह रही है नकली आदमी है, 1.5-2 लाख आदमी नकली हो जाएगा। आप उसमें कितने बंदे बीच में नकली बिठा दोगे? 20, 50, 100 आदमी बिठा दोगे, वो भी कब तक बिठा दोगे? और नकली आदमी अपनी जान देगा क्या? उसको तो एक लठ पड़ेगा, घर भागेगा वो। एक लठ पड़ती है अभी यहाँ पे पुलिस वालों को, किसी को एक लठ मारे, देखो कैसे दुम के भागता है। जो लठ खा के भी अपने हक के लिए खड़ा है वो किसान है, वो नकली आदमी नहीं है। ये नकली आदमी सिर्फ और सिर्फ गद्दी पे बैठ गए हैं, जिनको हर कोई नकली नजर आता है। ये गद्दी पे नकली देश के लोगों को बिठा दिया गया है, जिनको हर एक आम जनता भी नकली नजर आ रही है। सरकार कह रही है कि ये जो कानून है इससे किसानों की आय दोगुना हो जाएगी और लागत का 1.5 गुना मिलेगा, किसानों को अच्छे दिन आ जाएंगे। 25 पैसे रहेगी किसानों की आमदनी, जो पहले रुपया कमाते थे। आज यूपी के गन्ना किसानों को उनका मेहनताना नहीं मिलता इस सरकार में। आज आप जाके यूपी में पता करो, आज यूपी के किसान जो है वो रोते हैं इस चीज को कि हमसे गन्ना ले लिया जाता है, सरकार पैसा नहीं देती हमें। आप किस बेस में कह रहे हो कि आय दुगनी होगी? इस कानून में उनकी जमीन भी जानी है, समझ रहे हो आप बात? तो यहाँ पे आमदनी जो होगी, उन्होंने वो पूर्वजों ने जो बनाई हुई जायदाद है वो भी सड़क पे आ जाएगी। मिट्टी हो रहे हैं किसान, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। आय दुगनी तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है मोदी सरकार का, एक जुमला है। उनको लॉलीपॉप बांटने की आदत है, मोदी सरकार को आदत पड़ चुकी है। लोगों को एक्चुअली वो क्या है, वो एक बहुत अच्छे प्रवक्ता है, समझ रहे हो, बहुत अच्छा भाषण देते हैं और वो उसमें अपने बंदों को फंसा लेते हैं। आज इतनी मार्केटिंग वाली स्कीम वाले बंदे होते हैं ना, आज बीवी के बगल में बैठ करके पति के मरने के फायदे बताते हैं। आज मोदी सरकार ऐसी किसानों के फायदे बता रही है कि जैसे एक बंदा कहता है देखो आपका पति मरेगा तो आपको 2 लाख मिलेंगे, अगर आप इतना प्लान लोगे तो आपको 2 करोड़ मिलेंगे। औरत गुदगुद आ रही होती है अंदर ही अंदर, अच्छा मेरा पति मरेगा तो मेरे को 5 करोड़ मिलेगा। ऐसी मोदी सरकार किसानों को मारने के फायदे बता रही है कि आपकी आय दुगनी होगी। दुगनी कुछ नहीं होगी, लोग मरेंगे। 2022 में होगी ना दुगनी? तो आज 2022 में तो उन्होंने कहा था हम सबको मकान बांट देंगे, उनके शौचालय अब तक पूरे नहीं हो पाए, मकान कहाँ से बांटेंगे? आय दुगनी तो ये देखो जी, आय दुगनी 2022 किसने देखा है? करंट में बात नहीं करते ये सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाते रहते हैं। अब जब 2022 आएगा तो फिर कहेंगे हमें एक मौका और दो, भाइयों बहनों हमें एक मौका और दो, हमारी कुछ नीतियां अभी भी रह गई हैं, उसको हमें आगे तक लेके जाना है। और उसके बाद एक जय श्री राम का नारा आएगा और सारे हिंदू लोग उसमें कूद पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हो बात? ये धर्म की राजनीति जो है ना, वो सबसे गंदी होती है। जहर है, जहर। आज हिंदुस्तान की नस नस में जहर दौड़ रहा है, धर्म नहीं दौड़ रहा। आज लोग जिसको धर्म के रूप में देख रहे हैं वो जहर है, और उस जहर ने आज मुल्क को पूरे बर्बाद कर दिया है। आज पूरा देश बर्बाद करके रख दिया इस सरकार ने। और आप ये कह रहे हो कि ये आय दुगनी करेंगे। ये 2002 तक आते आते 22 तक आते आते एक किसान की आज इन्होंने धोती उतारी है, 2022 तक कुर्ता उतारेंगे, उसके बाद किसान कच्छे में नजर आएगा, उसके बाद भी ये कोई ऐसी नीति बनाएंगे किसान पेड़ पे लटक जाएगा। वो कहते हैं क्योंकि आज देश मजबूत हाथों में। किसका कौन कहती है? मोदी सरकार कहती है ये मजबूत हाथों में है। सड़कों पे लोग आ गए मजबूत है, लॉकडाउन में लोग मर गए वो मजबूत है। कहाँ से मजबूत है? आज देश की रीढ़ की हड्डी हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, इतने समय से देख रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें यही पता ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज कृषि प्रधान देश की इन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझाऊं तो आज एक कृषि से व्यापार जुड़े हैं, आज कृषि से सेवाएं जुड़ी हैं, आज ये सारे एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आज खेती होगी तो अचार बनेगा, समझ रहे हो आप बात? आज खेती होगी तो ट्रांसपोर्टेशन को काम मिलेगा। इन्होंने किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, जो कि एग्रीकल्चर है। तो सरकार यही तो चाह रही है कि किसान मजबूत होगा इस कानून से। जब आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो आप मजबूत कैसे होगे? किसान तो जो कह रही है, अगर एक बात बताओ, किसान सिर्फ आज मोदी सरकार रोटी खाती है? आप मुझे ये बताओ, क्या मोदी सरकार के पास दिमाग है? इतने लोग खड़े हैं, इनके पास कोई बुद्धि नहीं है, इनका दिमाग भ्रष्ट है। इतनी पब्लिक सड़कों पे है, सिर्फ इनको पता है कि इस कानून के फायदे क्या हैं और इनके भक्तों को पता है, जो कि लोगों को बताते हैं कि भैया इसका ये फायदा होगा।
समझ रहे हो बात? मीडिया के ऊपर बैठ करके लोग गालियां देना, लोग कमेंट करना, सच्चाई को दबाना। आज इतनी 13 बंदे मर गए, आप देखिए वहां पर जाकर के सिंधु बॉर्डर पे 13 आदमी ठंड में मर गए। मोदी सरकार तो आज के डेट में एक खून की राजनीति कर रही है, लोग गला दबा के मार रही है। समझ रहे हो आप बात? अभी भी 13 बंदे वापिस जा रहे थे पटियाला में, उनकी ट्राली का एक्सीडेंट हुआ है। वो किसान थे जो वहां से सपोर्ट करने आए थे, हमें तो उस पर भी शक है। आज इतने लोग जा रहे हैं, उन्हीं की ट्राली पे एक्सीडेंट क्यों हुआ? आज 2 आदमी मर गए, इतने घायल अस्पतालों में पड़े हैं, पटियाला वापिस जा रहे थे। हमें तो उसमें भी कोई राजनीति दिखती है। आज ये खून की राजनीति करते हैं, लोगों का षड्यंत्र रचते हैं, ये लोगों को मार देंगे, ये पब्लिक का गला घोटने का काम करते हैं। आज इतने बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, क्या वो किसी लिए बैठे हैं अपनी जमीनें छोड़ करके यहाँ पे? वो कहते हैं खालिस्तानी है सारे लोग। हो पर 1 मिनट, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। 1 मिनट। आज सरदार दंगा करता है इनकी नजर में, हम तो हक मांग रहे हैं तो हम खालिस्तानी हो गए। ठीक है जी। जब सेना पे हमारे सिख कौम के रेजिमेंट के बंदे वो होते हैं तो उनके गुणगान करते हैं ये लोग, और आज हमारी कुर्बानियां गिनी जाती है उस वक्त, और आज हमें बोल रहे हैं कि ये चीज। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो आतंकवादी, आदिवासी उतरेगा तो नक्सलवादी, सरदार उतरेगा तो खालिस्तानी, समझ रहे हो बात? हिंदू उतरेगा तो वो देश विरोधी। बात समझना, ये चारों चीजें हो चुकी हैं। आज देश को हमें खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आज इन्होंने अडानिस्तान बनाना है, अंबानिस्तान बनाना है। आज हिंदुस्तान को अंबानिस्तान बनाया जा रहा है, अडानिस्तान बनाया जा रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा। आज हम लोगों ने तो बाइकआउट शुरू कर दिया। कल हम सरसों का तेल लेने गए, उसने बोला कौन सा दूं? मैंने कहा फॉर्चून छोड़ के कोई भी दे दे। बोला भाई साहब 150 वाली बोतल दे दो। मैंने कहा 200 वाली दे दे, फॉर्चून नहीं चलेगा। जियो की सिम तोड़ के फेंक दी हमने, और आज हमने कितने लोगों के पोर्ट करवा दिए। मैंने कहा 50 रुपए लगेंगे, मैं दूंगा, पोर्ट करो सिम, हमें नहीं चाहिए, हम इनका बॉयकॉट करते हैं। और ये लोग हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज ठीक है, अंबानी की कंपनी में लाखों आदमी काम कर रहा होगा, आज आपको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको बेच रहे हैं। हरियाणा में 100 एकड़ जमीन अडानी ने खरीद ली, प्लान बाद में आया, 100 एकड़ जमीन पहले आ गई। कैसे आ गई? मोदी सरकार ने पहले ही डिस्कस कर लिया ना। आज एक बात बताओ, नोटबंदी हुई थी, 100 रुपए के लिए आदमी 1.5 महीने के लिए मोहताज रहा। 100 रुपए के लिए लोग भिखारी बन गए थे। पेट्रोल पंप पे मैं जाता था, पेट्रोल पंप वाले ने सेटिंग कर ली थी कि भाई ये 500 का नोट ले, 100 का पेट्रोल डाल, 150 काट ले, 350 दे दे भैया, बच्चों को दूध पिलाना है, रोटी खानी है हमने, हम लाइनों में खड़े नहीं हो सकते, काम भी करना है। इन्होंने हमारा गला घोटा है हर नीति से। नोटबंदी में अस्पतालों में डॉक्टरों ने व्यापार किया, बच्चे मर गए। अच्छा पाजी, जो मोदी सरकार है 2014 से बड़े बड़े कानून लेकर आई है, नोटबंदी, GST, CA, वो किसी भी कानून को वापस तो लिया नहीं मोदी सरकार ने। वापिस तो हमें ये भी नहीं लगता ये लेंगे, पर हम सच की लड़ाई के लिए कब तक हम सच की लड़ाई तो लड़ेंगे ना। ये नाले वापिस, ये इतिहास लिखा जाएगा, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। हाँ। मेरी बात ध्यान रखना, इनकी हुकूमत में, आने वाली हुकूमत पे कुत्ते टांग उठाएंगे, कुत्ते, ध्यान रखना। लेकिन मोदी सरकार से कुछ किसान संगठन मिल भी आए हैं और वो समझौता भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जो बंदा, जो मेरी बात सुनो, ये नोट होता है ना, नोट, इनमें बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आज लोग करप्शन के मुद्दों में जब आवाज उठानी शुरू करते हैं तो उसको 2 चीजें दिखाई जाती है। आपने छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी। आदमी जाता था, बोलता था मेरे को तेरा मकान चाहिए, ये ले 2 करोड़ रुपया। गुंडा उस मकान के 2 करोड़ देने को तैयार होता था, जिसका वो मकान होता था, क्योंकि उसको पता मैं मॉल बनाऊंगा। वो कहता था मेरी जमीन तो 20 करोड़ की है, मैं क्यों दूं? वो कहता था 2 करोड़ उठा या बंदूक लगवा, बता क्या करना है। तो आज ऐसे ही जो हमारे किसान हैं, कुछ घुटने टेक गए, कुछ पैसे खा गए होंगे। हम इस चीज में आपको बता दें, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है, जो आदमी सर पे कफन बांध के आया है, वो इस कानून के वापसी तक या तो उसकी लाश घर जाएगी या वो कानून वापसी जाएगी। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार से किसानों की, लेकिन सरकार भी नहीं मान रही है, किसान भी पीछे नहीं हट रही है, तो देखो कैसे निकलेगा? आपने सुना ना, गले में हड्डी अटक जाती है। आज मोदी सरकार के गले में हड्डी अटक चुकी है, ना वो निकल पा रहे ना वो उगल पा रहे हैं। उनकी रातों की नींदें हराम है। 6 वार्ताएं आज तक किसी चीज पे नहीं हुई। आज 20 दिनों में 6 वार्ताएं क्यों हो गई? 6 वार्ताएं इसलिए हो गई क्योंकि उनका पेट खराब हो गया है।
उनको ऐसा लग रहा है किसानों ने उन्हें जुलाब की गोली खिला दी है। हर 10 मिनट बाद जब वो शौचालय में जाते हैं तो उनको ध्यान आता है, राम कुछ तो हो जाए, हे राम कुछ तो हो जाए। अगर ये सरदार न होते तो हम राम मंदिर का हवाला देते, अगर ये मुसलमान होते तो आतंकवादी का टैग लगा के दबा देते। अब करे तो करे क्या? सिख कौम के ऊपर आज तक कोई भी ऐसा इल्जाम लगाने को मिले नहीं। तोहमत, वो तो सेवा के लिए, कुर्बानियों के लिए जाने जाते हैं। वो तो हमारा इतिहास है, कुर्बानियां हमारा इतिहास है, सेवा करना। आज ये दब चुके हैं कि करे तो करे क्या। खालिस्तान की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर की गई पर वो कामयाब नहीं हो पाया। आज एक बात छोटी सी बताइए, आप सिंधु बॉर्डर पे जाओ, एक छोटा सा जवाब देता हूँ, वहां पे लोगों को रोटी कमाने का मौका मिल गया। मैं 5 दिन लगातार गया हूँ, वहां पे लोग अपना सामान लेके घूम रहे। पाजी पेन लोगे, पाजी कुर्ती लोगे, पाजी टॉप लोगे, पाजी जैकेट लोगे, उनको धंधा मिल गया। भैया आज आपने कितने आंदोलन, क्योंकि अंधभक्तों का आंदोलन पता क्या होता है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाए, ठीक है जी, दुकानों में तोड़फोड़ की जाए, आगजनी हो, वो उसको आंदोलन मानते हैं। आज हमारे आंदोलन में एक किसी इंसान की टॉफी नहीं उठाएगी दुकान से, टॉफी नहीं, और वो दुकान वाला ने रोटी लानी छोड़ दी। मैं वहां गया, मैंने कहा भाई साहब आप रोटी नहीं लाए? कह रहा भाई साहब गुरु की सेवा आपकी इतनी है, हम तो यहीं से परमात्मा हमारे में मेहरबान है। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, जिस आंदोलन से एक दुकानदार को धंधा मिल गया, वहाँ मजदूर जो है वहाँ पे बोला जा रहा है सोनीपत के बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं कि हमने इतने पकवान आज तक जिंदगी में नहीं खाए जो यहाँ खा लिए। मोदी सरकार कहती है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है विदेश से, चाइना और पाकिस्तान का नाम भी लिया उन्होंने। मोदी भेज रहे हैं। एक छोटी सी बात बताओ, एक तरफ नेशनल मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इनका बहिष्कार तो बहुत हुआ आंदोलनों में, एक तरफ वो कहते हैं पाकिस्तान भिखारी है, उनके पास पैसा नहीं है, टमाटर खाने की औकात नहीं है, उनके भांडे बिके पड़े हैं, रोज इमरान खान झोली लेके किसके आगे फैलाता है, वो आदमी फंडिंग करेंगे हैं? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जिसके बाद धोने को पानी नहीं वो प्याऊ लगाएगा हैं? तो ये फंडिंग क्या जो ये बात कर रहे हैं कि फंडिंग हो रही है, ये हो रही है, ये गुरु की बरकत है। आज आप ध्यान रखो, 550 साल से ये चीज चलती आ रही है और जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु का लंगर चलेगा। और ये फंडिंग की बात कह रहे हो, आज मुझे अपनी जमीन भी बेचनी पड़े ना, अगर मेरे को लगे कि हाँ मैं किसानों के कुछ काम आ सकता हूँ अपने परिवार का रखने के बाद, तो मैं बिल्कुल बेच दूंगा। समझ रहे हो आप बात? तो आप ये मत सोचो फंडिंग, आज एक आम आदमी है, आज हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑस्ट्रेलिया से या ये फंडिंग की बात कर रही है, वो सिख कौम है। खालसा एड्स जब इतनी मदद करती है, जब केदारनाथ में इतनी बाढ़ आई थी, इतने लोग मरते, तब तो इन्होंने नहीं बोला। आपको एक बात बता दूं, देश का जवान बाद में पहुंचता है, कहीं बाढ़ आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, कोई आपदा आए, खालसा एड्स सबसे पहले पहुंचती है, सबसे पहले। हमें गर्व है कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और हम इस चीज को बता दें आपको, जो ये फंडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं वो एक आदमी की भावना है। कनाडा में लोग बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग बैठे हैं, इनको फंडिंग होती है पता नहीं कहाँ से। सरदार जी लॉकडाउन में जो अपना पीएम केयर फंड बनाया, उसमें करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग हुई, कहाँ गया पता ही नहीं। एक प्रधानमंत्री पेटीएम नंबर दे रहा है, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, है जी। मतलब फंडिंग के नाम पे तुम लोगों से भीख मांग रहे हो। हमने किसी का झोली नहीं फैलाई, लोग अपने आप देके जा रहे हैं। सरदार जी साध्वी जी कह रही है हम जेल भेज देंगे, आज का लास्ट टाइम है 16 तारीख तक का। भेज दो जी, फांसी भी लटका दो, जेल भेजना तो उनका राइट है। इन्होंने तो लोगों को दबाया ही है। अंग्रेजों की हुकूमत से गंदी हुकूमत है इनकी, समझ रहे हो? क्योंकि जब देश में आजादी चल रही थी उस समय इनकी सरकार के जो बंदे हैं ना, आपको इनका इतिहास तो पता ही है, ये कान लगा के सुनते थे, ओहो देश कैसे बांटना है, कान लगा के सुनते थे देश कैसे डिवाइड होगा। आप एक बात बताओ, 1990 से पहले देश में हिंदू मुस्लिम नहीं था। इनकी पार्टी कब बनी आपको पता होगा? कश्मीर में कब हुआ? 1989 में। मेरी बात ध्यान रखना, कहाँ से हुआ? बाबरी मस्जिद, राम मंदिर कांड कहाँ से हुआ? 2002 गुजरात दंगे कहाँ से हुए? यानी कि इन्होंने सीखा अंग्रेजों के साथ रह के कि हमने देश को कैसे बांटना है, और इनको सिखाया गया, पढ़ाया गया। इनके भक्तों को पता ही नहीं है, ये हर चीज को राजनीति कहते हैं। ये कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं, कभी कांग्रेस से रिलेट करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी से। एक बात बताओ, 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाया जाता है रोल ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष की भूमिका।
विपक्ष की भूमिका होती है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, वो विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष अपनी ड्यूटी निभा रहा है तो वो राजनीति कह रहे हैं, भैया वो तो राजनीतिक आदमी राजनीति ही तो करेगा। पाजी, जो दिल्ली के बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, वो कहते हैं कि मैं खुलवाऊंगा रास्ता, मैंने पहले भी खुलवाया था दिल्ली में। देखो जी, अब की बारी वो आ गए ना तो उनके अंदर के कितने रास्ते खुल जाएंगे उन्हें खुद नहीं पता, कितने रास्ते खुल जाएंगे उन्हें खुद नहीं पता। हम तो कहते हैं कपिल मिश्रा जी बिल्कुल आइए, आप बिल्कुल आइए, समझ रहे हो बात। जो रागनी तिवारी जी भी यही कह रही हैं। देखो जी, सोशल मीडिया पे बैठ के भौंकना बड़ा आसान है, समझ रहे हो। वो महिला हो के महिला के सम्मान को उन्होंने इतनी इस लेवल पे बना रखा है, आज उनको लोग ऐसे अपशब्द बोलते हैं। हम तो महिलाओं को उस नजर से देखते नहीं, हम तो अपने देश की वेश्या का भी सम्मान करते हैं। हम रागनी तिवारी के बारे में क्या कहें, कंगना रनौत के बारे में क्या कहें। चलिए ठीक है, साध्वी जी कह रहे हैं ना, साध्वी जी बोल रहे हैं कि हम रास्ता खुलवा देंगे, हम जेल में डाल देंगे। हाँ, साध्वी जी को ये बताइए, सिख कौम का इतिहास क्या है मालूम है? सबसे ज्यादा सिखों ने बलिदान दिया, सिख फांसी पर चढ़े हैं देश के लिए, पहली बात। दूसरी चीज, चरखड़ियों पर चढ़े, आरोना से चीरे गए, बंद कटे हैं, हमें डरा रहे हैं वो जेल से। तो क्या सर मोदी सरकार ने गलत पंगा ले लिया किसानों से इस बार? बहुत गलत पंगा ले लिया, बहुत घना, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा पंगा ले लिया। अगर ये फर्द खोली गई ना, हो सकता है दिल्ली पंजाब की हो। फर्द लाल किले पे जो ये तिरंगा लहराते हैं ना, वो हमारे गुरुजियों ने, जो हमारे शहीद हमारे रणजीत सिंह जी थे, उन्होंने वहाँ पे निशान साहब लहराया था। आज निशान साहब है, इन्होंने हटा के वहाँ अपने तिरंगा लहरा दिया। वो सिख हैं हम अपनी गर्दन कटवा लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बढ़िया भाई। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.